16 दिसंबर 2012 की घटना से तो शायद ही कोई अनजान हो। इसी दिन की वजह से देश आज शर्मसार है। निर्भया केस पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसे बैन कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री के बैन करने के पक्ष में कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्री को बैन करना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खास मुद्दा। मैं हूं अरुण पांडे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुद्रिका बंसल जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं और भवदीप सिंह चड्ढा जो कि एक पत्रकार हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। भवदीप जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, आपके मुताबिक क्या डॉक्यूमेंट्री को बैन करना सही है? देखिए, इसके जो आपने कहा कि इसमें देश शर्मसार हो रहा है डॉक्यूमेंट्री की वजह से, और डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा उसके बाद वो ज़्यादा मुद्दा उठा है, अलग अलग तर्क वितर्क रखे गए हैं। जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा कि डॉक्यूमेंट्री को बैन करना सही है या नहीं है, ये जो है एक बहुत ही सोशल एस्पेक्ट है। तो आप सोशल एस्पेक्ट पे आप नहीं बोल सकते कि क्या वो बैन करना चाहिए या नहीं। हर वर्ग का एक अलग एक प्रेजेंटेशन है कि हर वर्ग अपना एक राय सामने रख रहा है। एक पत्रकार के रूप पे अगर मुझसे पूछा जाए तो इसको बैन करना सही है या नहीं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा बैन करेंगे वो चीज़ ज़्यादा ही सोसाइटी में फैलेगी। आप इसके पक्ष में हैं, आपको ये कहाँ तक सही लगता है? पर्सनली मैं ये बोलूँगा कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। नहीं। ठीक है, इस पर आपकी क्या राय? ये एक मॉरल लीगल इशू है। मॉरल लीगल इश्यूज डिसाइड करना हमेशा बहुत कठिन होता है। जो मॉरली ठीक लगता है लीगली ठीक नहीं हो सकता है। वैसे ही इस मुद्दे में भी दो साइड्स हैं, एक मॉरल और एक लीगल। मॉरली ये ठीक नहीं है कि आप सोसाइटी को ये ना दिखाएं कि कोई रेपिस्ट या कोई क्रिमिनल कैसे सोच रहा है, लेकिन लीगली प्रोसीजरली ये उतना ठीक नहीं है कि जब एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो आप उस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ कर दें। ऐसे टाइम पे डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करने से जो केस है प्रोसिक्यूशन का वो ताकतवर होता है, लेकिन डिफेंस कमज़ोर होता है। क्योंकि इसमें मेजर इशू ये है इस सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए या इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस मानकर फांसी की सज़ा सुना देनी चाहिए। सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस में आप ये विश्वास रखते हैं अपने जेल सिस्टम्स पे कि वो एक क्रिमिनल को रिफॉर्म कर सकते हैं। जब वो रिफॉर्म नहीं हो सकते तो आप कहते हैं इनको फांसी पर चढ़ा देना ही ठीक है, क्योंकि इतना घिनौना अपराध ये रिफॉर्म होने लायक ही नहीं है। अगर आप ऐसा पेंडिंग मुद्दे में अगर आप डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करते हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो क्रिमिनल है वो ये कोई पश्चाताप अनुभव नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलती लड़की की थी, गलती विक्टिम की थी, इससे प्रोसिक्यूशन का केस ताकतवर होता है कि हाँ ऐसे इंसान को फांसी पे ही चढ़ा देना चाहिए। जब ये सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा लंबित है, ऐसे टाइम में डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगाना लीगली गलत नहीं है, लेकिन सोसाइटी के लिए जानना ज़रूरी है कि जैसा कि जावेद अख्तर साहब ने संसद में कहा कि हर आदमी का ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो रेपिस्ट की तरह सोच रहा है। तो मॉरली ठीक नहीं है, लेकिन लीगली हाँ शंकाएं हैं। इस पे एक्चुअली मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब ये मुद्दा उठा था बैन का, तो हमने काफ़ी कागज़ वगैरह देखे कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिनके थ्रू इसको परमिशन दी गई कि किस हिसाब से है। तो उसमें एक टर्म था जब साइन करवाया गया होम मिनिस्ट्री से, जब इसकी परमिशन मिली और जब आगे जब विक्टिम जो है जिसका इंटरव्यू लिया, जो एक्यूज है मुकेश का इंटरव्यू लिया गया, जिस पेपर पे उससे साइन करवाए थे उस पर एक जो लाइन लिखी गई थी उसमें ये लाइन थी कि इंटरव्यू करने के 9 महीने के बाद आप मिनिमम 9 मंथ्स का टाइम आपसे मांगा गया था जो एक्यूज ने, कि आप विद इन 9 मंथ्स आप ये जो है इसको पब्लिकली नहीं कर सकते, इसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते जो आप ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो। और उसके और साथ में था इट शुड बी ईदर 9 मंथ्स और इट शुड बी कि जो लीगल केस जो है वो पेंडिंग ना रहे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उसके साथ मैं आपको एग्जैक्ट एक्चुअली वर्ड बताना चाहूँगा जो उसमें था। उसमें ये एग्जैक्ट वर्ड लिखा गया था कि ब्रॉडकास्ट और रिलीज माई इंटरव्यूज अंटिल 9 मंथ्स फ्रॉम टुडे और अंटिल द लीगल प्रोसेस इन माई केस आर फिनिश विच एवर हैपन्स फर्स्ट। यूजली ये होता है कि विच एवर हैपन्स लेटर, अगर लेटर होता तो वो लीगल केस जब तक खत्म नहीं हुआ आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते थे।
लेकिन आई थिंक दिस वाज, इस चीज़ को आप एक तरफा ये बोल सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था उनकी बहुत ही समझदारी थी कि उन्होंने ये चीज़ लिखकर साइन करवाया, पर उस चीज़ में हम भी बोल सकते हैं कि अगर ये साइन करवाया गया तो, क्योंकि मुकेश जो है वो क्या इंग्लिश में पढ़ सकता है, यानी क्योंकि उसने हिंदी में साइन करे थे, तो जो उसका जो काउंसिल था उसने उसको ठीक से समझाया या नहीं समझाया। तो पेपर्स के अकॉर्डिंगली वो जो है उन्होंने अपना क्लियर कर लिया। तो जो एक दिल्ली पुलिस ने स्टैंड लिया, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट से परमिशन ली, हाई कोर्ट से परमिशन लेने के बाद उन्होंने वो नोटिस दिया बीबीसी को कि हम इस पे जो है वो बैन करेंगे। इंडिया में जो था इसका BBC 4 पे नहीं, इसका एक इंग्लिश चैनल जो है NDTV 24/7 उस पे इसका प्रसारण होना था 8 तारीख का, जो एक शेड्यूल्ड था कि 8 तारीख इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन 1 घंटे का इस पर प्रसारण किया जाएगा, जिस पर चैनल ने भी अपना एक स्टैंड लिया और उन्होंने उस दिन 1 घंटे के स्लॉट में उन्होंने कुछ प्ले नहीं करा, उन्होंने सिर्फ एक कैंडल प्ले करी ताकि एक सॉलिडारिटी शो करने के लिए कि हम इस बैन के अगेंस्ट हैं। मतलब एक मीडिया का वो अपना एक था कि स्टैंड कि हम इसके अगेंस्ट हैं। एक निर्भया केस के आरोपी का भी इंटरव्यू लिया गया है जिसका समाज के लोगों पर गलत असर पड़ेगा। इस वजह से उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्री को हम रिलीज़ नहीं होने देना चाहते। तो क्या अगर ऐसा था तो फिर उन्होंने उस शख्स का इंटरव्यू लेने की इजाज़त दी ही क्यों? जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उस चीज़ के बहुत चीज़ें बातें अब सामने आ रही हैं कि इंटरव्यू कब हुआ, कैसे परमिशन मिली। जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेस्ली वुडविंग है उन्होंने वो पेपर्स तक अपने जारी कर दिए, उन्होंने 2 जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने मीडिया में वो तक हमें जारी कर दिए थे कि मेरे पास जो है ऑफिशियल परमिशन है। उन्होंने होम मिनिस्ट्री को पहले लेटर लिखा, होम मिनिस्ट्री से उनको रिप्लाई आया, रिप्लाई जो आया था अगर मैं आपको डेट बताऊं तो उनको स्पेसिफिक रिप्लाई आया था, सुरेश कुमार जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं 24 जुलाई को उनको रिप्लाई आया था, 24 जुलाई 2013 में उनको रिप्लाई आया था, जिसपे मिनिस्ट्री ने कहा था कि मिनिस्ट्री हैज नो ऑब्जेक्शन टू द प्रपोजल प्रोवाइडेड इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच ऑफ द कन्विक्ट्स, कि जो कन्विक्ट है उससे एक रिटन कंसेंट आप ले लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर देखा जाए जुलाई से अक्टूबर मतलब तकरीबन 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने उनको लग गए विक्टिम से भी परमिशन लेने में। मतलब इस बीच में हम बातें ये कह सकते हैं कि हाँ नेगोशिएशंस हुई होंगी, किस बारे में, कितना इंटरव्यू करना है, कैसे करना है, लेकिन उन्होंने एक परमिशन ली है इस पर। तो आपका सवाल जो था कि मतलब हमने कि क्यों इंटरव्यू हुआ, क्यों, अब जब इंटरव्यू हुआ क्यों दी गई, परमिशन ही, पर अब अगर परमिशन मिल गई है तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, किसी के हाथ में एक लीगल डॉक्यूमेंट है। आज की डेट में सरकार कह रही है कि वेंकैया नायडू जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, उन्होंने लोकसभा में जब राजनाथ सिंह ने अपना बयान दिया इसके ऊपर 4 तारीख को, तो उसी दिन उन्होंने बाद में इस पर बयान दिया कि पिछली सरकार पे ये मामला डाल दिया कि पिछली सरकार के समय में इसको परमिशन दी गई थी। फिर केस उठा, बात हो रही है होम मिनिस्टर से कि होम मिनिस्टर ने क्यों दिया, होम मिनिस्टर मना कर रहे हैं कि मैंने नहीं दिया, लेकिन आप ही के ही मिनिस्ट्री से जो है लेटर गया है। तो अब जो चीज़ एक लीगल डॉक्यूमेंट आ गया आप उसको रोक नहीं सकते, वो भी एक लीगल प्रतिक्रिया, लीगल एक प्रणाली चलेगी। अगर आप उसको जो है रिवर्ट करना चाहते हो, रिवर्ट करने के लिए भी आपको समय चाहिए, लेकिन वो समय जो है वो सॉरी टू से कि हमारे हाथों से निकल गया, क्योंकि वो जो है स्क्रीन हो चुकी है। इंडिया में भी हम लोग देख चुके हैं और इसके अलावा विश्व भर में भी उसको अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, अलग अलग जगह उसको स्क्रीन कर दिया है। तो अब वहीं अगर ये ब्लेम गेम एक शुरू हो गया है जो वो ख़त्म नहीं होगा, हर सरकार के समय में रहा है और हर केस में रहा है कि पिछली सरकार में ये हुआ था, हमने तो करा नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं था। बात वहीं ब्लेम गेम पे आ जाती है और अगर हम ब्लेम गेम कभी ख़त्म भी नहीं हो सकती। तो सरकार का ये कहना है कि परमिशन जो मिली थी वो एक कैंपेन फिल्म बनाने के लिए मिली थी, सोशल रीजंस के लिए मिली थी, ना कि इतना कमर्शियल पर्पस के लिए मिली थी। परमिशन तो दी गई थी, परमिशन दी गई थी इंटरव्यू लेने की। वैसे तो आप देखेंगे कि कई लोगों ने बयान दिए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने मुद्दा उठाया ये भी है, जो लड़का उनके साथ उस दिन मौजूद था निर्भया के साथ इंसिडेंट के दिन, उन्होंने भी बोला है कि ये ठीक नहीं है जो फिल्म बनी है। और परमिशन क्यों दी, परमिशन जब दी गई थी तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन से ही दी गई थी। और आज का एक बयान सुना था, उन्होंने ये कहा था कि समाज के लोगों को आईना दिखाना ज़रूरी है,
तो वो लोग ये वीडियो देखें और समझें कि कहाँ तक हमारा देश भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है और किस तरीके की बीमारियों में फंसा हुआ है। तो उनके हिसाब से तो ये वीडियो दिखाई जानी चाहिए। वो तो विक्टिम के फादर हैं, वो तो कहेंगे वो लेकिन वीडियो दिखाई जानी चाहिए। उनकी मदर, जैसा कि मैंने कहा, इससे प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रांग होता है कि उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाना चाहिए। क्या मुकेश को पता था बयान देने से पहले कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? क्या उनको पता था कि अगर वो ऐसा बयान देंगे तो उसके बाद उनके केस पे फ़र्क पड़ सकता है, उनकी फांसी की सज़ा पुख्ता हो सकती है, उनकी डिफेंस कमज़ोर हो सकती है? ये बातें उनको बताई गई थी? क्या उनको ये काउंसिल दी गई थी उनसे कंसेंट लेने से पहले? जैसा कि भवदीप जी ने कहा कि उनसे कंसेंट लेने से पहले कहा था 9 महीने या फिर जब तक केस डिस्पोज ऑफ नहीं होता, विच एवर इज़ अर्लियर, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है, विच एवर इज़ लेटर होना चाहिए। ये सब चीज़, और इंग्लिश में अगर फॉर्म था तो क्या उनको समझाया गया था उसका क्या मतलब था? क्या उनके लीगल काउंसिल, जिनको हम आज देखते हैं, जिन वकीलों को जो ऐसे बयान दे रहे हैं, ये खुद समझने के काबिल थे, उनको समझाने के काबिल थे? हम कुछ नहीं कह सकते। ये चाहे आप इसको मॉरल इशू माने, ये एक अपने आप में केस है जिसके अंदर आप कह जहाँ पे ये सामने है कि इन्होंने ही ये घिनौना काम किया है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एज अ लीगल प्रेसिडेंट ये गलत है, और इस मामले में अगर सरकार अपना मत नहीं उठाएगी तो लीगल प्रोसीजर कौन अपहोल्ड करेगा? तो अगर ये कमर्शियल यूज़ हो रहा है, तो अगर ये ऑन पेपर है तो आप इस केस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप एक लीगल जो स्टैंड लेना है, जो सरकार ने भी बोला है, राजनाथ सिंह ने भी ये बयान रखा है कि हम जो है लीगली हर एरिया चेक कर रहे हैं कि किस तरह हम इसको आगे फॉरवर्ड कर सके, इस केस में आगे बढ़ सके। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको निकालने पड़ेंगे लीगली। आप सरकार मतलब हम एक आम इंसान जो है वो अपना एक नीजक रिएक्शन आप बोलें, या फिर एक अपना जो सोसाइटी का जो एक गुस्सा बोले कि वो अपना एक गुस्सा निकाल रहे हैं इस बात पे कि ये क्यों इंटरव्यू हुआ। लेकिन जो एक कोर्ट की प्रणाली है वो एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आप भी मानेंगे कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही ज़्यादा ध्यान देंगी। अगर आप किसी बोल रहे हैं कि ये गलत करा उन्होंने इंटरव्यू किसी चीज़ के लिए लिया था लेकिन उसको इंटरव्यू को बना दिया कुछ और, तो अगर वो पेपर पे है तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। लेस्ली उडविक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, और बाद में क्योंकि अगर वो हमारी टेरिटरी में नहीं है, शी इज़ नॉट, अभी वो भारत में नहीं है, 5 तारीख को वो भारत से बाहर चली गई वापस यूके, तो आप उसको इंटरनेशनली लीगल इशू में ले सकते हैं कि मतलब है, क्योंकि एडिटोरियल कंसेप्ट बीबीसी भी बोल रहा है तो इसका मतलब बीबीसी का भी इस पर स्टैंड आता है। फाइनली यही है कि आपके पास लीगली इसमें क्या है, आप अगर वो केस आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे केस? मुद्रिका जी, मेरा प्रश्न आपसे है, अभी हाल ही में एक और विवादित बयान आया है कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखाकर भारत का इंडिया का रेप करने की कोशिश की है। ऐसे सवालों को कहाँ तक सही ठहराया जा सकता है? काफ़ी मैं कहूँगी भाषा तो काफ़ी क्रूड है, नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए। ये सारे विमेन एट्रोसिटीज़ के खिलाफ जितने क्रिमिनल्स हैं तिहाड़ जेल में, उन सबका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो ये सबका इंटरव्यू क्यों नहीं दिखाया गया? या फिर अगर आप इतना बड़ा सीरीज़ बनाते हैं जिसका नाम है इंडियाज़ डॉटर, ना कि निर्भया केस, इंडियाज़ डॉटर नाम है, तो इंडियाज़ तो फिर इन सारे रेपिस्ट, सारे क्रिमिनल्स का इंटरव्यू दिखाया जाए, जो कि शायद डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स तिहाड़ जेल का भी यही कहना है कि ऐसा लगता है कि लेस्ली उडविन जब अंदर गई तो उनका मुद्दा था निर्भया केस के एक अक्यूज का इंटरव्यू करना, या फिर उन्हें ऐसा लगता है डॉक्यूमेंट्री देख के कि उनको एक मुद्दा मिल गया कि हाँ, एक रेपिस्ट है जो कि पश्चाताप नहीं फील कर रहा, या जो कह रहा है कि विक्टिम की गलती थी। लेकिन शायद मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ, इसलिए मैं ये कहती हूँ कि नहीं, ये इंडिया का रेप नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है भारतीय की तरह सोचने से कि सिर्फ ये भारत नहीं है, भारत आप भी हैं जो ये मुद्दा उठाना चाहते हैं अपने शो में, भारतीय ये भी हैं जो मानते हैं कि ये गलत है। हम सब ने चाहे फिल्म बैन हो गई हो, हमने देखी है और हम मानते हैं मॉरली कि इसको दिखाना गलत नहीं है, और जो वहाँ कहा गया है, जो रेपिस्ट ने कहा है, हम वैसा नहीं सोचते। मैं बहुत से पुरुषों को जानती हूँ जो ऐसा नहीं सोचते। जो लोग भी ये सोचते हैं कि लड़कियाँ कपड़े कैसे पहने वो सेंसर किया जाना चाहिए, या
कोई लड़कियां क्या खा रही हैं, मोबाइल पे बात कर रही हैं, लड़कों से बात कर रही हैं, किस वक्त घूमने जा रही हैं, किस वक्त नहीं जा रही हैं। लड़के भी जा रहे हैं बाहर, या तो लड़कों को घर में रख लेते हैं, लड़कियां बाहर निकल जाएं थोड़े दिन के लिए, शायद ये करना भी ठीक रहेगा। रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं अगर सोशली सोचा जाए तो। इंडिया का रेप नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगता। नहीं, दिस इज़ नॉट, ये एक सोच सिर्फ एक मुकेश की है और मुकेश की ही रहनी चाहिए। लेकिन अगर हाँ ऐसा बैन लगाते रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि तो लोगों में ये धारणा जागेगी कि क्या आप सोचते हैं कि इससे इंडिया का रेप हो रहा है। एक इंसान की सोच भारत की सोच नहीं है। उस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ एक पुरुष का इंटरव्यू नहीं है, उस डॉक्यूमेंट्री में कई सारे पुरुषों का इंटरव्यू है, पुलिस ऑफिशियल्स का इंटरव्यू है, मुकेश का इंटरव्यू है, ज्योति के पिताजी का इंटरव्यू है, ज्योति के ट्यूटर का इंटरव्यू है। सारे मर्द एक जैसा नहीं सोचते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर देना ठीक है कि भारत के सारे पुरुष एक तरीके से सोचते हैं। आप दोनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। वैसे तो ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत है, कितनी भी चर्चा की जाए कम है, लेकिन कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो सोच बदलने से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।